हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो हम दोनों पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टोरी शुरू होती है एक बच्ची से जिसका नाम था एवलिन ग्लेन। एवलिन ग्लेन एक मल्टी परकशनिस्ट थी। इसका मतलब ये होता है इस वर्ड का कि एवलिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी, जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उसके अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन भी थी। इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं यहाँ पर मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी दे दिया है। एवलिन जो थी वो एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है। अब बात करते हैं एवलिन आखिरकार इन ऊंचाइयों पर पहुंची कैसे, और आखिरकार एवलिन की ये जो म्यूजिशियन वाली चीज़ है इसको हम लोग बुक के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, एवलिन डेफ थी, बिल्कुल, मतलब एवलिन को सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो इतनी ग्रेट म्यूजिशियन बनी। यही चीज़ है जिसकी वजह से हमें एवलिन के बारे में पढ़ने को मिल रहा है। उन्होंने इस फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत करी कि वो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजाने लगी, और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े उन्हें अवार्ड्स भी मिले। एवलिन जो थी वो शुरू में उन्हें सुनने की प्रॉब्लम नहीं थी। एवलिन को अच्छे से सारी चीज़ें बचपन में सुनाई दिया करती थी। धीरे धीरे करके उन्हें ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि उन्हें चीज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी मदर ने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस करा जब एवलिन 8 ईयर ओल्ड थी, जब वो पियानो का कोई लेसन प्ले कर रही थी। जब एवलिन 11 ईयर्स की हुई तो ये चीज़ डिस्कवर हो गई कि एवलिन हियरिंग में सीवियरली इम्पेयर्ड थी, मतलब कि उन्हें सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और इस दिक्कत का कारण था नर्व डैमेज। उनकी जो एक नस थी वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें सुन नहीं पा रही थी। ये एक बहुत बड़ी सदमे वाली चीज़ थी उनकी फैमिली के लिए कि अब उनकी जो बच्ची है वो सुन नहीं पा रही है। लेकिन जो एवलिन थी उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और म्यूज़िक को परस्यू करूंगी। कितनी अमेजिंग बात है, एक वो बच्चा जिसे सुनाई नहीं दे सकता वो ये चीज़ बोले कि वो म्यूज़िक को परस्यू करेगा और उसे अपना करियर बनाएगा। तो यहाँ पर जो एवलिन थी उन्हें सपोर्ट करने आते हैं रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स भी बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। ही वॉज ऑल्सो परक्यूशनिस्ट, तो ये भी एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। तो इन्होंने एवलिन की मदद करी और डिसाइड करा कि वो एवलिन के साथ काम करने वाले हैं। रॉन फॉब्स ने एवलिन को 2 लार्ज ड्रम के थ्रू म्यूज़िक सिखाने की कोशिश करी। इन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स लिए, उनको अलग अलग नोट्स, मतलब कि अलग अलग धुन पे बजाना शुरू करा, और एवलिन को एडवाइस करा कि देखो, तुम सुन तो नहीं सकती हो इनको ईयर्स के थ्रू, लेकिन इन्हें सेंस करने की कोशिश करो म्यूज़िक को। अच्छा, एक तरीका जो उन्होंने बताया था म्यूज़िक को सेंस करने का वो ये था कि अपने जो शूज़ हैं उन्हें रिमूव करो, और जब मैं ड्रम्स बजाऊंगा तो आपने देखा होगा कि जब भी म्यूज़िक बजता है ज़ोर ज़ोर से तो कुछ वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन को फील करना है एवलिन। तो एवलिन ने उसी वाइब्रेशन को फील करना शुरू करा। धीरे धीरे करके ये चीज़ एवलिन ने डिस्कवर कर ली कि वो कुछ नोट्स, यानी कि कुछ धुनों को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से गैस कर पा रही हैं। उन्होंने ये भी लर्न करा कि कैसे हम लोग म्यूज़िक की पहचान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस। अब वो सुन तो सकती थी नहीं, बस वाइब्रेशन की मदद से ही अपने हाथों को टच करके वो चीज़ें महसूस कर सकती थी। हाथ ही नहीं, और भी बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि पैरों से भी वो म्यूज़िक की कुछ जो नोट्स होते थे, साउंड होती थी, उन्हें सुनती थी। आफ्टर दैट उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं म्यूज़िक के अंदर ही अपनी पूरी लाइफ को परस्यू करने वाली हूँ। उन्होंने ज्वाइन करी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। बहुत कम बच्चों को इसके अंदर एक तो एडमिशन मिलता है, लेकिन एवलिन ने इतनी अच्छी वहाँ पर परफॉर्मेंस दी और इतनी अच्छी मेहनत करी कि उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे करके एवलिन जो थी वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर आ चुकी थी। मतलब कि पहले ऑर्केस्ट्रल वर्क के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं जो म्यूज़िक बजाते हैं वो एक साथ मिलके परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस के अंदर अकेले परफॉर्मेंस देनी होती है। तो अब वो अकेले परफॉर्मेंस देती थी, और इसके अंदर भी उन्होंने एक्सीलेंस हासिल करा, मतलब कि सब लोगों को उनकी जो ये अकेले परफॉर्मेंस देती थी वो भी बहुत अच्छी लगने लगी।
एवलिन ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा, बहुत मेहनत करी, और हार्ड वर्क और फर्म डिटर्मिनेशन मतलब कि उन्होंने ठान लिया था, पीछे नहीं मुड़ के देखने वाली थी वो, कि मुझे अच्छे से अच्छा म्यूजिशियन बनना है। इसी वजह से वो वर्ल्ड की बहुत ही मल्टी टैलेंटेड परकशनिस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाली म्यूजिशियन बनी। 1991 के अंदर जो एवलिन थी उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मतलब कि एक ऐसा अवार्ड मिला जिसके अंदर बोला गया कि आपने बहुत अच्छा अकेले ही म्यूजिक बजाया है। एवलिन फ्री कॉन्सर्ट भी दिया करती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स के अंदर। वो बच्चों को इंस्पायर भी करा करती थी, कुछ यंग म्यूजिशियंस की क्लास भी लिया करती थी। एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो डेफ हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं किसी भी तरीके से। अब एवलिन को देखकर आप सीख सकते हो कि एवलिन ने सुनने की एबिलिटी ना होते हुए भी कितनी अच्छी वो म्यूजिशियन बनी। इस चीज़ से उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो वर्ड इम्पॉसिबल है ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है और हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग हार्ड वर्क करें तो। अच्छा, क्या आप लोगों को एवलिन की फ़ोटो देखनी है? ये देखो, ये है एवलिन। अब एवलिन कुछ ऐसी दिखती हैं। अगर आपको एवलिन के गाने भी सुनने हैं तो इस चैप्टर के बाद आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी हम एक ऐसे इंसान के बारे में सुनने वाले हैं जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन्होंने इंडिया का नाम बहुत रोशन करा अपने म्यूज़िक के टैलेंट से। ये बजाया करते थे शहनाई। लेकिन ये शहनाई इन्वेंट कैसे हुई, ज़रा इसकी भी कहानी सुन लो। पहले ज़माने में पुंगी हुआ करती थी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती थी। अब ये जो पुंगी थी इसको बैन कर दिया एम्परर औरंगजेब ने। जब एक दिन एक आदमी पुंगी बजा रहा था तो महाराज औरंगजेब को गुस्सा आया। बोला, अरे भाई ये पुंगी की आवाज़ तो बहुत गंदी है, इसे बैन करो, कोई भी इस पुंगी को नहीं बजाएगा। लेकिन इस पुंगी की आवाज़ को बदलने की ठान लिया था एक बार्बर ने डिसाइड करा कि मैं पुंगी की आवाज़ को बदल दूंगा। और उन्होंने क्या करा, इस आवाज़ को चेंज करने के चक्कर में बहुत मेहनत करी। धीरे धीरे करके वो मेहनत करते रहे और फाइनली ये जो पुंगी थी इसको बना दिया उन्होंने शहनाई। शहनाई को वो लेकर पहुँचे महाराजा औरंगजेब के सामने। बोला कि ये लो, मैं आपके लिए इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से कुछ सुर सुनाने वाला हूँ, कुछ आवाज़ निकालने वाला हूँ। और उन्होंने ऐसा ही करा। जब ये औरंगजेब के सामने बजाई गई शहनाई तब औरंगजेब बहुत खुश हो गए। बोले, अरे वाह, बहुत ही अच्छी तुमने तो साउंड बजाई है, तो अब से शहनाई को बजाया जाएगा। अब ये जो शहनाई है इसका नाम भी यहीं से आता है। देखो, फर्स्ट टाइम ये जो शहनाई थी इसे प्ले करा गया था इन शाहज चेम्बर, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं शह। और फिर लास्ट में आ जाता है नाई। इसको प्ले किसने करा था? एक नाई ने, एक बार्बर ने फर्स्ट टाइम, तो इसी वजह से लास्ट में आ जाता है नाई। तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि शहनाई का नाम कहाँ से इन्वेंट हुआ है और शहनाई कैसे इन्वेंट हुई है। जो शहनाई थी, शहनाई को ज़्यादातर मंदिरों के अंदर और वेडिंग्स के अंदर बजाया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था, सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी, कि लोग इनकी शहनाई बजाने की जो कला थी इसे सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। बिस्मिल्लाह खान बनारस के घराने को बिलोंग करते थे। जब वो पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 में, तब वो एक विलेज दुमराव में रहा करते थे। उनके जो फादर, ग्रैंडफादर और जो पैटर्नल एंसेस्टर का मतलब जितने भी उनके पूर्वज थे वो सब बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे। तो मतलब कि बचपन से ही इन्हें ज़रूर शहनाई बजाने का शौक़ इन्हें होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्हें ऐसा ही बचपन से इंटरेस्ट था म्यूज़िक के अंदर। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब से उन्हें म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट था। जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे तब वो बिहारी जी के टेंपल, मतलब कि कृष्ण भगवान के टेंपल जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैतिया गाया करते थे। मतलब ये कोई भजन होता होगा, इसे वो गाते थे वहाँ पर जाके। उन्होंने अपने मैटरनल अंकल को देखा एक दिन प्रैक्टिस करते हुए शहनाई और काफ़ी ज़्यादा वो फैसिनेट हो गए। मैटरनल अंकल मतलब कि मामा, पैटर्नल अंकल मतलब कि
कौन हो गए पैटर्नल अंकल? ताऊ जी या चाचा जी। तो यहाँ पर जो उनके मामा जी थे उन्हें देखा है उन्होंने शहनाई बजाते हुए और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गए, मतलब अचंभित हो गए। बोला अरे वाह ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। धीरे धीरे करके उन्होंने भी सीखना शुरू कर दिया शहनाई को। वो पूरे के पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई को। रिवर गंगा के किनारे बैठकर मज़े से अकेले में शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। जब वो 14 ईयर्स के थे तब वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, जहाँ पर उन्हें शहनाई बजाने का मौका मिला। जब उन्होंने अपना रिसाइटल ख़त्म करा, शहनाई को बजाना शुरू करा, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट करा। बोला अरे भाई आप तो बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते हो, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। बाद में उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे शहनाई बजाने पे। ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ के अंदर ओपन हुआ 1938 के अंदर, तब वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को काम करने का पहला मौका मिला। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ये शहनाई बजाया करते थे। अब रेडियो के ऊपर जब ये शहनाई बजाते थे तो सब लोग इनकी शहनाई को सुना करते थे, बोलते थे अरे वाह बहुत ही अच्छी शहनाई बजा रहे हैं बिस्मिल्लाह खान जी। तो बिस्मिल्लाह खान ने जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब उसे भी ट्रीट करा था विद शहनाई ऑन रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। उन्होंने काफ़ी दूर तक ट्रैवल भी करा था और बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी दी थी और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते थे। वो फर्स्ट इंडियन बनते हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने इस बड़े वाले लिंकन सेंट्रल हॉल के अंदर परफॉर्म करा था। तो मतलब अंग्रेज़ भी इनकी शहनाई की आवाज़ सुनने के लिए आ जाया करते थे, इतनी अच्छी शहनाई बजाते थे। उन्हें बहुत सारे वर्ल्ड के जो एक्सपोजिशंस होते थे, मतलब कि एक तरीके से आप समझिए बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं और अपनी म्यूज़िक की कला दिखाते हैं, वहाँ पर भी जाकर इन्होंने म्यूज़िक बजाया था। इन्होंने कैनिस आर्ट फेस्टिवल इन ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर भी परफॉर्म करा था। नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यहाँ तक कि 2001 के अंदर इन्हें भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो देखिए इन्हें ये भी मिल चुका है। मतलब इतना इन्होंने हमारी कंट्री का नाम ऊंचा करा था, रोशन करा था। बिस्मिल्लाह खान अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में होते थे तो वो इंडिया की ही बात करा करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा अपने दुमराव गांव के बारे में और बनारस के बारे में फॉन्ड थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद थी अपनी ये घर वाली जगह। वो कहीं पर भी रह नहीं सकते थे बनारस के अलावा, क्योंकि उन्हें रिवर गंगा से बहुत ज़्यादा लगाव था और उन्हें रिवर गंगा के पास ही म्यूज़िक सीखा था। ही ऑल्सो गॉट ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, मतलब कि जो आप फिल्म्स वगैरह देखते हो इसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारा म्यूज़िक दिया। 2 फिल्म्स थी जिनके अंदर उन्होंने म्यूज़िक दिया था। आफ्टर दैट उन्हें ऐसा लगा कि यार ये जो आर्टिफिशियल ग्लैमर है, मतलब ये जो फिल्म है, इनके हिसाब का मैं म्यूज़िक नहीं बनाना चाहता। मैं तो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं अच्छा ही म्यूज़िक बनाऊँगा, ऐसा म्यूज़िक बनाऊँगा जिसमें कोई गलत चीज़ें ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, इनका एक डिवोटी समझ लो, आप एक फ़ैन समझ लो, जिसने इन्हें ऑफ़र करा था अमेरिका के अंदर ही आप अपनी म्यूज़िक एकेडमी बना लीजिए। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने उन्हें जवाब दिया कि देखो, मैं अमेरिका के अंदर अपनी म्यूज़िक एकेडमी कैसे बना लूँगा, तुम मुझे पैसा तो दे दोगे, एकेडमी तो बना दोगे, लेकिन तुम रिवर गंगा को कैसे लेकर आओगे अमेरिका के अंदर। तो इतना ज़्यादा ये प्यार करते थे हमारी कंट्री से। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो शहनाई है वो ट्रेडिशनली कहाँ कहाँ बजाई जाती थी पहले, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से पहले, और क्यों बजाई जाती थी वहाँ पर? क्या रीज़न था कि इसको अच्छी जगह, मतलब कि कभी रेडियो वगैरह पे नहीं बजाया जाता था? तो ये आप बताइए। और इसको पॉपुलर तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही करा था। यहीं पर हमारे ये दोनों पार्ट्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर्स चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनिए। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अपना होमवर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।